चलिए, सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इकोनॉमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव डन मैथमेटिकल फंक्शंस। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। वी हैव सीन द मैथमेटिकल फंक्शन लाइक कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके। नाउ लेट अस स्टडी सम फंक्शन यूज्ड इन इकोनॉमिक्स सच एज डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शंस। आज हम लोग जो देखेंगे डिमांड फंक्शन देखेंगे, सप्लाई फंक्शन देखेंगे, रेवेन्यू फंक्शन देखेंगे एंड कॉस्ट फंक्शन देखेंगे। इन जनरली इट इज डिफिकल्ट टू हैव डेफिनेट फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शन, बट बाय मेकिंग सर्टन एजम्पशन वी कैन ड्राइव सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन। देखिए क्या बोल रहा है, इन जनरल इट इज डिफिकल्ट, इसके लिए कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। ओके, इस इकोनॉमिक फंक्शन के लिए तो हम लोग एक सर्टन एजम्पशन के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट करते, इस फंक्शन को सॉल्व करते। ओके, तो सबसे फर्स्ट है डिमांड फंक्शन। सबसे फर्स्ट है डिमांड फंक्शन। तो आपको पता है डिमांड में क्या होता है, डिमांड में किसका, प्राइस एंड डिमांड का एक रिलेशन है, राइट। तो देखिए द फंक्शंस रिलेट द प्राइस पी ऑफ अ कॉमोडिटी विथ इट्स डिमांड डी। यहाँ पे जो फंक्शन रिलेट करेगा प्राइस का पी, किसके, कॉमोडिटी जो भी है किसी वस्तु की, राइट। प्राइस किससे होगा, डिमांड से होगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी कॉमोडिटी रिलेट किया जाएगा किससे, डिमांड का किसके साथ रिलेशन रहेगा, प्राइस के साथ। तो एक बात बता दिया जाए तो डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन कैसा भैया, इनवर्स रिलेशन है। कैसा, इनवर्स। ओके, तो देखिए द वर्बल मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन इज द डिमांड डी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस पी। ओके, यहाँ पे क्या बोला, डिमांड डी जो है एक्सप्रेस करता है फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस पी। तो आपको पता है डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड ओके अपना चेंज होता रहेगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज इट शुड बी डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। हम लोग क्या लिखते हैं, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी लिखते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ओके, बट इन इकोनॉमिक्स यूजुअली द प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने की बात है। यहाँ पे प्राइस पी जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड डी। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ पी इज इक्वल टू जी ऑफ डी। यहाँ पे P होगा, याद रखना। हम लोग नॉर्मली हम लोग ने देखा था केसेस क्या था, D क्या है, डिमांड किसका है, फंक्शन ऑफ P था, राइट। ऐसा होना चाहिए था, बट इकोनॉमिक में क्या होता है, उल्टा होता है। तो P इज इक्वल टू जी ऑफ डी होगा। ओके, तो फंक्शन को हम लोग G से भी डिनोट करते हैं, F से भी डिनोट करते हैं, किससे भी डिनोट कीजिए। ओके, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, बस इतना याद रखना। एंड इज नोन एज द डिमांड फंक्शन। वी नो दैट एज अ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज, अगर प्राइस किसी कॉमोडिटी की इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, और इफ द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इंक्रीजेस, राइट। दैट इज प्राइस इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिमांड। इसीलिए हम लोग को क्या बोला, प्राइस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है किसका, डिमांड का। ओके, फॉर द कन्वीनियंस मेनी टाइम्स इट्स टेकन एज अ लीनियर या फिर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन सच एज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ओके, तो P इज इक्वल टू देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, P इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, ऐसे कुछ सम दिखेंगे मिलेंगे। या फिर प्राइस मतलब P इज इक्वल टू 2 माइनस डी स्क्वायर होगा, या फिर ये फॉर्म में दिखेगा P इज इक्वल टू 7/D एक्सेट्रा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाई फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पे जो द फंक्शन रिलेट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई एस। यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा किसका, प्राइस का किसके साथ होगा, सप्लाई के साथ होगा। ओके, दो द नेम सजेस्ट द सप्लाई एस शुड बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ प्राइस पी। यहाँ पे सप्लाई शुड बी एक्सप्रेस कैसा बोला है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम नॉर्मल एस होता है जो है वो फंक्शन ऑफ पी होगा ऐसा। बट इकोनॉमिक में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई। इकोनॉमिक्स में ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, बट इन इकोनॉमिक इट इज़ द रिवर्स। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या होंगे, सप्लाई फंक्शन भी क्या होगा, रिवर्स। जैसा डिमांड फंक्शन रिवर्स होगा वैसा सप्लाई भी। दैट इज द प्राइस P is expressed as the function of supply, say तो P is equal to G of S where G is the function of S। बात समझ में आ गया। तो we know that as the price P of a commodity increases the supply S also increases। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी आपका बढ़ेगा। सो दैट इज इन एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये कहाँ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि आपको P इज इक्वल टू 4 + 3S देखने को मिलेगा, P इज इक्वल टू 2 + 3S ऐसे प्लस S स्क्वायर ऐसे फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो सप्लाई फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली, आपको यहाँ पे देखिए बताया हुआ है। तो देखिए ये जो है y एक्सिस, ये x एक्सिस है, यहाँ पे प्राइस रहता है और यहाँ पे सप्लाई। तो देखिए ये जो कर्व है ऐसे बन के जा रहा है, ये सप्लाई कर्व है। जो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है। बात समझ में आ गया। ओके, और ये जो है यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे देखिए एक डिमांड कर्व है जो ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये डिमांड कर्व है, राइट। और ये क्या है आपका सप्लाई कर्व। समझ में आया, ये आपका सप्लाई कर्व है।
तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। उसको नाम दिया गया क्यू। तो यही पढ़ते, देखिए क्या बोला है, नाउ द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन आर कंसिडर्ड टुगेदर इन द राइट हैंड साइड ग्राफ। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने राइट हैंड साइड जो ग्राफ है हमारा, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई को दोनों को एक साथ लिया हुआ है। तो नोट दैट Q रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स डिमांड एंड सप्लाई। जो Q है वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है दो कर्व के बीच में, ओके, इंटरसेक्ट टू कर्व्स डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, एंड इट्स x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट दैट एट दिस पॉइंट डिमांड इक्वल टू सप्लाई, दैट इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, यही चीज़ है जहाँ पे डिमांड क्या है, सप्लाई के बराबर है, ओके। तो दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। द y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्राइस P विच इज इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। y पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड x पे आपको क्वांटिटी डिमांड देखने को मिलेगा। क्वांटिटी मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू आपको पता है कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू। तो एक यूनिट कितने का है आप बेच रहे हो और कितने नंबर ऑफ यूनिट बेच रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, है ना। सपोज मैंने एक यूनिट 5 रुपये में बेच रहा हूँ, ओके। सोल्ड जो हो रहा है पर यूनिट ₹5। ऐसे मैंने सोल्ड किए हैं 10 यूनिट्स। तो बताइए टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा। एक यूनिट का 5 रुपये, 10 यूनिट बेचे हैं तो 50 रुपया हो जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। बात समझ में आ गया। तो टोटल रेवेन्यू को क्या किया हम लोग ने, ओके, एक प्राइस कितना है और कितने नंबर ऑफ यूनिट की डिमांड है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन रिप्रेजेंट दैट अमाउंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग D यूनिट्स। हम लोग कितने यूनिट सेल करने वाले हैं, वो मार्केट डिमांड कितनी उसकी, एट द प्राइस P, कौन से प्राइस पे उसको बेचने वाले, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। दस द टोटल रेवेन्यू फंक्शन R कैन बी एक्सप्रेस्ड एज R इज इक्वल टू P इंटू D, प्राइस इंटू डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू फंक्शन की, AR की बात करते हैं। तो AR कुछ नहीं रहता गाइस, वही प्राइस पर यूनिट जो रहता है ना हमारा, वही हमारा AR रहता है। तो देखिए इट रिप्रेजेंट द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट। क्या होता है टोटल रेवेन्यू पर यूनिट, दैट इज द रेशियो ऑफ R एंड D। ये क्या है, रेशियो है किसका, रेवेन्यू एंड डिमांड का। इज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू R अपॉन D, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं प्राइस, ओके। रेवेन्यू अपॉन D, R अपॉन D, या फिर उसको बोलेंगे प्राइस, याद रखना ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन में देखिए क्या बोला, इट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इट्स डिनोटेड बाय C। अब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक यूनिट आप कितने में प्रोड्यूस कर रहे हो उससे, तो आपको पता चल जाएगी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी। इसको डिनोट किया जाता है C से। अब देखिए जो कॉस्ट रहता है ना, टोटल कॉस्ट, ओके, जो टोटल कॉस्ट है इज अ फंक्शन ऑफ X नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, बट टोटल कॉस्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। टोटल कॉस्ट में 2 आते हैं कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया। अब जो वेरिएबल कॉस्ट रहता है ये डिपेंड होता है विच इज डिपेंड ऑन X के ऊपर, जो ओके जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बदलेगी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बदलेगी, बट आपका फिक्स कॉस्ट आपका सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता, ओके। तो 2 कॉस्ट लगती है हम लोग को, ओके, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, और X यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने की क्षमता जो बढ़ेगी या कम होगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपके बढ़ेंगे घटेंगे, बट आपके फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेंगे। यूजुअली द कॉस्ट फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ X, सच एज, आप ऐसे लिखोगे कॉस्ट फंक्शन को, C इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। ये जो 20 है आपकी फिक्स कॉस्ट है, प्लस 3, और ये जो x है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। या फिर आप ऐसे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपको, C इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 50 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन जैसे हमने एवरेज रेवेन्यू देखा, वहाँ पे क्या था, R अपॉन D था। तो यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू, वहाँ पे रेवेन्यू अपॉन डिमांड था D, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट अपॉन जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, C अपॉन X। नेक्स्ट है प्रॉफिट फंक्शन। क्या है प्रॉफिट फंक्शन, तो देखिए प्रॉफिट फंक्शन में क्या हो जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ना भाई, ओके। जितना आपने बेचा है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी, जो बचा आपका प्रॉफिट रहेगा। अगर नोट दैट इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन C, अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है आपकी कॉस्ट इज, तो आपको प्रॉफिट होगा।
अगर आपका रेवेन्यू कम है, आपकी कॉस्ट है, तो आपको लॉस होगा। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन सिचुएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन सिचुएशन। दैट इज इफ द प्राइस इज जीरो, जहाँ पे प्रॉफिट, सॉरी प्राइस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट इज जीरो, मतलब क्या होगा? रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। द पॉइंट इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ में आ गया? इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो हम लोग ने देख ली। अब बात करते सम की तरफ बढ़ते, फटाफट सम देख लेते। तो देखिए गाइस, खाली ये चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत है, खाली इतनी चीज़ें याद रखिए ताकि आपका फटाफट हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट टोटल रेवेन्यू, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू डी। ए आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन डी लिखिए, या फिर डायरेक्ट पी लिख दीजिए तो भी चलेगा। टोटल कॉस्ट को हम लोग सी बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट को सी अपॉन एक्स बोलते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी। इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपके टेक्स्ट बुक का ही इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये, डोंट वरी गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला देखिए, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे। टाइम अपने पास बहुत है, डोंट वरी। तो चलिए देखिए, द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, ओके, किसी कॉमोडिटी की डिमांड जो बताई गई है, तो P इज इक्वल टू 7 माइनस डी दे दिया है। एंड सप्लाई बोला गया है किसी कॉमोडिटी की, P इज इक्वल टू 3 प्लस सप्लाई दे दिया है। हमको बोला है फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, और क्वांटिटी पूछा है। क्या पूछा है? क्वांटिटी। कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस भी और क्वांटिटी भी। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट इक्विलिब्रियम बात किया ना, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। एट इक्विलिब्रियम प्राइस, जब इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है तो आपका क्या रहता है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो चलिए, डिमांड कितना है? P इज इक्वल टू 7 माइनस डी, और सप्लाई कितना है? 3 प्लस 3D। ये बात समझ में आ गया? तो चलिए, तो देखिए क्या करना है, ये माइनस डी और ये प्लस 3D, इन दोनों को एक साथ रखिए, बाकी नंबर एक साथ रखिए। 7 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3D, और वो डी इस साइड आएगा तो प्लस डी। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4D, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 4, दैट इज 1। तो d की वैल्यू क्या आई है? 1। तो d की वैल्यू किसी भी फंक्शन में यहाँ पे लिख दीजिए, डिमांड फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो p इज इक्वल टू 7 माइनस डी, और d की वैल्यू जो है वो 1 है। तो बताइए p कितना आएगा? तो p आएगा आपका 6। आपको d निकालना था क्वांटिटी, आपको p निकालना था प्राइस। क्या हमने दोनों निकाल लिया? हमारा दोनों हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसा आंसर लिखना है आपको। ओके, सो द इक्विलिब्रियम प्राइस is 6 and the quantity is 1। बात समझ में आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सो 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल टू दिया है, फाइंड द कॉस्ट व्हेन x इज 10 यूनिट्स एंड फाइंड एवरेज कॉस्ट। पहले तो हमको बोला फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट बोला निकालने के लिए, दिख रहा है? हमको बोला फाइंड करिए टोटल कॉस्ट जब x की वैल्यू 10 यूनिट्स है, और हमको बोला एवरेज कॉस्ट निकालिए जब x की वैल्यू 4 है। कोई बात नहीं, तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। C इज इक्वल टू 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, हमको बोला है कॉस्ट निकालने के लिए, कोई बात नहीं, कॉस्ट, तो कॉस्ट इज इक्वल टू यही रहेगा, 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ओके, कॉस्ट तो यही है, कॉस्ट की वैल्यू। अब बोला है व्हेन, जब कॉस्ट है तो व्हेन x की वैल्यू क्या है? 10। तो पुट कर दीजिए, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर, तो प्लस 4 30 प्लस 100, दैट इज 134। क्या कॉस्ट निकल गई? यस सर, कॉस्ट आ गया। कॉस्ट है 134, कॉस्ट इज 134। ये 134 है, थोड़ा ध्यान देना, फिर से लिख देता हूँ। चलिए, अब उसके बाद हम लोग को क्या बोला है?
एवरेज कॉस्ट भी निकालने के लिए बोला था, कोई बात नहीं, तो हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स होता है। तो सी मेरे पास क्या है 4 + 3x + x² अपॉन एक्स लिखोगे। तो अभी स्प्लिट कर दो सबको, तो 4 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस 3x अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस x² को हम लोग x इंटू एक्स लिख के डिवाइड बाई एक्स कर देंगे। समझ में, x सबके साथ स्प्लिट हो जाएगा, ये तीनों वैल्यू के साथ x स्प्लिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए ये x से ये x कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बोलिए 4 + 3 + x, और यहाँ पे 4 अपॉन एक्स रहेगा, सॉरी ये 4 अपॉन एक्स है ना, ये कट कैंसिल कहाँ हुआ, AC आ गया। अब क्या बोला था, व्हेन x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखने के लिए बोला है 4, x की वैल्यू क्या रखने के लिए बोला है 4। बात समझ में आ गया? x की वैल्यू हम लोग को रखने के लिए बोला है 4। बात समझ में आया? तो चलिए, तो देखिए AC इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 + 3 + x की जगह पे 4, तो ये 1 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 1 + 7, दैट इज AC इज इक्वल टू 8। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू, ये दिया फाइंड टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, D की वैल्यू दी है 3 यूनिट्स, कोई बात नहीं। ओके, तो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, क्या बोला, इफ़ द डिमांड फंक्शन दिया है P इज इक्वल टू 10 - 2D दिया, डिमांड फंक्शन दिया, हमको बोला टोटल रेवेन्यू बताइए कितना होगा, हमको बोला एवरेज रेवेन्यू क्या होगा अगर D की वैल्यू 3 है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो P इज इक्वल टू 10 - 2D है, हमको टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू मतलब TR, तो क्या हो जाता है, TR को हम लोग R भी बोलते हैं, R की वैल्यू क्या होती है P इंटू D, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू R बोलते हैं, R की वैल्यू क्या होती है P इंटू D। तो प्राइस देखिए मेरे लिए क्या है 10 - 2D, राइट। इस P की जगह पे मैं ये प्राइस लिख सकता हूँ, और ये D को एज इट इज़ यहाँ पे D लिखो। तो बताइए अब ये D इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो 10D हो जाएगा, माइनस ये D जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2D² हो जाएगा, और यहाँ पे R रह जाएगा। ओके, तो ये R की वैल्यू आ तो गई, बट यहाँ पे D की वैल्यू हम लोग को 3 रखना था, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे व्हेन D इज इक्वल टू क्या रखना है 3, तो R इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे 3 हो जाएगा D की वैल्यू, -2 और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 - 2 इंटू 9, तो 30 - 80 दैट इज 12। क्या हमारा R आ गया, हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया, यस सर, टोटल रेवेन्यू हमारा आ गया। बात समझ में आ गया, टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या बोला था कैलकुलेट करने के लिए, एक बोला है आप एवरेज रेवेन्यू भी निकालिए, टोटल रेवेन्यू तो निकाल लिया, अभी एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे। तो चलिए AR की फॉर्मूला, तो AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, मैंने बताया R अपॉन D, या फिर प्राइस लिखो तो मैं P लिख देता हूँ, AR की वैल्यू क्या होती है P होती है। तो चलिए AR इज इक्वल टू, P क्या है मेरे लिए, P मेरे लिए ये 10 - 2D, तो चलिए 10 - 2D P की जगह पे लिख सकता हूँ। एम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, व्हेन D इज इक्वल टू 3 रखने के लिए बोला था, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा बोलिए 10 - 2 इंटू 3, तो 10 - 6 दैट इज 4, तो AR इज इक्वल टू 4। ये बात समझा? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, 7 देखिए आपका, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया C इज इक्वल टू 500 + 15x, एंड टोटल रेवेन्यू भी दिया 700 + 5x, फाइंड द पॉइंट, ऐसा बोला पॉइंट बताइए विच इज देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस बोला मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की बात करा, और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होती है, याद रखना, ये बात आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो फॉर जब भी बात करें ब्रेक इवन पॉइंट, तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू नील होता मतलब 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू, देयरफॉर रेवेन्यू क्या होता है कॉस्ट के बराबर होता है। तो रेवेन्यू मेरा क्या है 700 + 5x, तो 700 + 5x इज इक्वल टू क्या होगा 500 + 15x। तो देखिए ये 500 को उस साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी 700 वहाँ पे था, तो और ये 500 उधर गया माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 15x है, और ये 5x को इधर लेके आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताइए 700 में से 500 गया तो ये 200 इज इक्वल टू यहाँ पे 10x और
200 और 10x उससे हट जाएगा तो डिवाइड होगा इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर x की वैल्यूज़ क्या आएगी बोलिए 20, x की वैल्यू 20। तो हम लोग बोल सकते हैं सो द ब्रेक इवन पॉइंट इज x की वैल्यू क्या है 20। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, बोला अ मैन्युफैक्चरर हैज़ पुट ₹30,000 एज ए इनिशियल कॉस्ट। ओके, एक मैन्युफैक्चर है जिसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी लग रही है उसका 30,000, मतलब ये कहीं ना कहीं इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कॉस्ट, मतलब ये तो लगनी है, इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट। इतना तो खर्चा लगेगा ही लगेगा भैया, फिक्स कॉस्ट है। एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपया, एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपया वेरिएबल कॉस्ट लग रही है उसकी। इफ़ ईच बैटरी कैन बी सोल्ड ₹40। ओके, वो बोल रहा है कि अगर हम वो बैटरी, एक बैटरी को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 40 रुपये में एक बैटरी बेच रहे हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट बताइए, टोटल रेवेन्यू बताइए, प्रॉफिट फंक्शन बताइए क्या होगा। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बैटरीज टू बी प्रोड्यूस टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, हमको क्या क्या बोला पहले टोटल कॉस्ट निकालिए, फिर बोला टोटल रेवेन्यू निकालिए, फिर बोला हमको प्रॉफिट बताइए कितना होगा। उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग को बताए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें जिसमें हम लोग को नो लॉस नो प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो गाइज इतनी सारी चीज़ें बोल रही, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ओके, तो टोटल कॉस्ट आपको पता है, टोटल कॉस्ट में कितनी होती है, फिक्स कॉस्ट भी आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सी मतलब ओके कॉस्ट, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हम लोग ने पढ़ा था। एक का नाम है फिक्स कॉस्ट एंड दूसरा रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइए C इज इक्वल टू क्या होगा, तो C इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है 30,000 प्लस, अब मुझे एक बात बताना, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने के लिए 20 है, तो 20 रुपये एक यूनिट का, तो हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे पता है क्या, नहीं, तो उसको हम लोग एज्यूम करेंगे x, तो हम लोग x नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया क्या, कॉस्ट फंक्शन हो गया। ओके, अब ध्यान देना, नेक्स्ट बात कर रहा है हम बेचेंगे कितने में, 40 रुपये में बेच रहे, तो हम लोग कितने यूनिट बेचे पता है क्या, नहीं पता है, हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे नहीं, मगर एक 40 रुपये में बेचेंगे। तो देखिए, तो हम लोग रेवेन्यू की बात कर ले, तो देखिए द रेवेन्यू फंक्शन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर इज गिवन बाय, ओके, रेवेन्यू को किससे डिनोट करते हैं, रेवेन्यू फंक्शन को आर से, गिवन बाय। तो मुझे एक बात बताना, आर इज इक्वल टू क्या होगा, 40 तो बेच रहे, एक तो 40 रुपीज़ में बेच रहे, मगर कितने, तो जितने बनाएंगे उतने ही बेचेंगे भी ना भैया, राइट, तो जितने बनाएंगे उतने ही बेचेंगे, मतलब 40x। बात समझ में आ गया। अब मुझे क्या बोला है, ओके, हम लोग अभी क्या निकालेंगे, ओके, तो चलिए हम लोग को क्या क्या बोला है, तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया, ये टोटल कॉस्ट दिख रहा है, ये टोटल कॉस्ट हो गया, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अब हम लोग को प्रॉफिट फंक्शन, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइए, प्रॉफिट निकलेगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से। अभी हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना, थर्ड क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो चलिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कितनी है आपकी, देखिए 40x माइनस कॉस्ट कितना है 30,000, बात समझ में आ गया, प्लस 20x, इसको ब्रैकेट में लिखना है, बात समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताना, जब ब्रैकेट हटेगा ना गाइस, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, जब भी ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40x माइनस 30,000 माइनस 20x होगा। याद रखना, जब भी ब्रैकेट हटेगा, इसको पहले आपको ब्रैकेट में ही लिखना है कॉस्ट को, उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे, बाहर का साइन माइनस है ना, तो ब्रैकेट हटाते ही साइन क्या हो जाएगा, अंदर का चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो बताइए कितना आंसर आएगा, 40x में से ये 20x माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, बोलिए 20x
माइनस 30,000। क्या ये हमारा प्रॉफिट आ गया? हमने प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, हमने रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर लिया, हमने कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, 3 चीज़ कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को लास्ट बोला ब्रेक इवन पॉइंट बताने के लिए, दिख रहा है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया? तो चलिए, तो देखिए, तो प्रॉफिट कितना है अपना? यही है। तो देखिए, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था? 20x माइनस 30,000, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट कितना होता है? 0। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखना है? 0। मतलब ये प्रॉफिट के नीचे यहाँ पे क्या लिखना है? 0। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे 0 लिखना है, इज इक्वल टू 20x माइनस 30,000। बात समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब बताइए, ये माइनस 30,000 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 30,000 इज इक्वल टू 20x, तो 30,000 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये 20 उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, इसको इससे डिवाइड करो, x की वैल्यू मिलेगी, 1500। बात समझ में आ गया? मतलब अगर हम लोग 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करते तो हम लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बात समझ में आया? यहाँ तक समझा? तो गाइज इसके साथ हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे ये वाले सम्स, आपको होमवर्क करेंगे, ये कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये भी करा दूंगा। एंड आप लोगों के लिए हाँ, ये सारे होमवर्क रहेंगे, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे, ये आप लोग करेंगे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। एंड यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन, कुछ बाहर के क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये बात समझ में आया सबको? कर लेंगे क्या क्वेश्चंस? ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं, मनन प्रकाशन के, आप लोग कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नया चैप्टर के साथ, डेरिवेटिव के साथ। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।